साथियों, आज हम एक बहुत बड़े मिथ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि स्वयंभू विद्वानों ने अपने शोध का नतीजा बनाकर फैला रखा है। और यह बात कही गई है गुरु के लिए, गुरु बृहस्पति के लिए। और यह कहा गया है कि कुंभ राशि में बैठा हुआ गुरु किसी भी लग्न में, किसी भी भाव में हो, वह उच्च राशि जैसे ही फल देता है और सदा शुभ ही होता है और जातक को धार्मिक बना देता है। धार्मिक होने के साथ साथ ही उसको एक चिंतक, दार्शनिक भी बना देता है। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। और जो भी लोग यह कहते हैं, उनके स्वयं गर्भित ज्ञान के ऊपर क्या कहा जा सकता। अब एक बात तो आप ज्योतिषी होने के नाते स्वयं भी समझते होंगे कि कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च से तीसरा और आठवां बैठा है तो वह जातक को कितना बड़ा धार्मिक या दार्शनिक या उच्च के फल दे पाएगा। कुंभ राशि में बैठा हुआ गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु से तीसरा हो जाता है और अपनी उच्च राशि कर्क से आठवां हो जाता है। अब तीसरा और आठवां आपको क्या देगा, यह सोचने की बात है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास आता है तो वह किसी न किसी परेशानी में होता है, तभी वह ज्योतिषी की शरण लेता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि ज्योतिषी का भी अपना एक समय होता है। यदि उसका समय खुद का अच्छा चल रहा हो तो फिर वह चाहे कुंभ के गुरु से उसको राजपाट दिलवा दे या चाहे जो कर दे, वो तो हो ही जाएगा। यहाँ पे उसका समय चल रहा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। ज्योतिष के नाम पर एक भ्रम परोसा जा रहा है। अब एक तरफ ज्योतिष को साइंस बताया जा रहा है और दूसरी तरफ यह उल्टा सीधा ज्ञान दिया जा रहा है। यदि हम ज्योतिष को साइंस मानते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य होगा। बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस आधार के कोई भी बात को सिद्ध किए बगैर वह विज्ञान तो कम से कम नहीं हो सकता। ज्योतिष को साइंस सिद्ध करने के लिए आपको पूरे तर्क और एक ठोस आधार देना होगा। खाली कह देने भर से यह साइंस नहीं बन जाएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप यदि इसको ज्ञान भी कहते हैं तो ज्ञान वह होता है जो सिद्ध नहीं किया जा सके, और यह ऊपर वाले की कृपा से किसी किसी को ही मिलता है। यह एकदम ऐसा नहीं है कि सबको प्राप्त हो गया। बहुत मुश्किल से जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए उसको मिल सकता है। तो वह तो कुछ भी कह दे, उसकी बात तो सर्वमान्य है। लेकिन जिन लोगों को ऊपर वाले ने ज्ञान दे दिया, वो फिर इस तरह की उल्टी सीधी बात नहीं करते। कोई भी इस तरह के फालतू के सिद्धांत नहीं देते कि मेरी शोध के आधार पर अनुभूत सूत्र दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसको ज्ञान मिल गया वो फिर इस दुनिया से परे हो जाता है, उसको कोई अनुभूत सूत्र देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, उसकी तो वाणी ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन यदि हमें ज्योतिष को साइंस सिद्ध करना है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण, तर्क, आधार खड़ा करना होगा और इसके पीछे मेहनत करनी होगी, तभी यह साइंस सिद्ध हो सकता है। देखिए, ज्ञान और विज्ञान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ज्ञान वह है जो अनसुलझा है और विज्ञान वह है जिसको हमने सुलझा लिया। बस इतना सा ही फर्क है। जब तक ज्ञान को सिद्ध नहीं किया जा सके तब तक वह ज्ञान है, और ज्ञान जैसे ही सिद्ध हुआ कि वह विज्ञान बन जाता है। तो जब हम ज्योतिष को साइंस होने की दुहाई देते फिरते हैं तो उसके पीछे के ठोस आधार और तर्क देने होंगे, तभी ज्योतिष को कुछ गरिमा मिलेगी और तभी यह साइंस सिद्ध होगा। अब इस बात को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। रामायण में आप सभी ने पढ़ा होगा कि रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। पुराने समय में इस बात को लेकर काफी संशय था। जो श्रद्धालु हैं वो तो मान लेते हैं, लेकिन जो तर्कशील व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक दिमाग के लोग थे, उन्होंने इस बात को कभी भी नहीं माना। उन्होंने इसे केवल कवि की कोरी कल्पना ही मानी। उनके हिसाब से विमान हो ही नहीं सकता था। उड़कर कोई विमान कैसे आ सकता है? उस समय में चूंकि हवाई जहाज वगैरह की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था। यानी वैज्ञानिक दिमाग के लोग, तर्कशील लोग
उस समय पुष्पक विमान को पूरी कल्पना मात्र मानते थे, लेकिन जब हवाई जहाज का आविष्कार हो गया और हवाई यात्रा जन साधारण के लिए सहज और सुलभ हो गई, तो अब किसी को कोई संशय नहीं रह गया है। अब विमान यात्रा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान हो गया है। लेकिन इस कल्पना, विमान यात्रा की कल्पना को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, और उनकी अथक खोज परिश्रम का ही यह परिणाम है कि विमान यात्रा आज सहज और सुलभ है। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और सिद्धांत मौजूद हैं। पहले छोटे छोटे विमान हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें शोध होता गया, आज 500-600 यात्रियों को लेकर एक विमान उड़ान भरता है और सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमारे ग्रंथों में विमान यात्रा का जिक्र था, जिसे आज मनुष्य ने हकीकत में बदल दिया है। मतलब विमान यात्रा का यह ज्ञान लुप्त हो गया था, जिसे आज खोज लिया गया है। इसी तरह से ज्योतिष का जिक्र भी हमारे ग्रंथों में बहुत सटीकता से आया है। पर जैसे विमान का ज्ञान लुप्त हो गया था और उसे खोज लिया गया है, उसी प्रकार यह ज्योतिष का ज्ञान भी लुप्त प्राय है और इसे भी मेहनत से खोजा जा सकता है। यह कोरी कल्पनाओं से और अनुभूत सूत्रों से सिद्ध नहीं होगा। इस पर ठोस रूप से कार्य करना होगा, लेकिन इसे खोजा जा सकता है। और यह ठीक उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से विमान यात्रा का जिक्र था और वो आज हकीकत में बदला। इसी तरह से ज्योतिष का भी अपना एक अस्तित्व था। इसकी कड़ियां लुप्त हो चुकी हैं और उन कड़ियों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मेहनत और खोज से। मेरा कहने का कुल तात्पर्य इतना है कि विमान की तरह ज्योतिष भी एक अकाट्य विज्ञान है और इसे खोजा जाना चाहिए। यह लुप्त प्राय है और इसमें शोध की आवश्यकता है। और जिस रोज मनुष्य ज्योतिष के इस ज्ञान को, इसके रहस्य को खोज लेगा, उसके बाद से उसकी जिंदगी बहुत सरल और आसान हो जाएगी और एक अद्भुत बदलाव मानव जीवन में आएगा और जीवन बहुत ही सहज, सरल और सुगमता की ओर बढ़ेगा। भविष्य की होनी अनहोनी के रहस्य खुल जाएंगे और जीवन को एक सही दिशा में समायोजित करने की तरफ यह एक बेहतरीन कदम होगा। और इसकी सामर्थ्य मनुष्य को मिल जाए तो जीवन वास्तव में बहुत सरल हो जाएगा। आजकल ज्योतिष के नाम पर सिर्फ भ्रम और भय बेचने के शोरूम खुले हुए हैं और पीड़ित जरूरतमंद लोग वहां खरीदारी भी कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं। यदि आपको अपनी परंपराओं से और ज्योतिष से सचमुच में प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो इन ढकोसलों से दूर होकर ठोस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से कुछ सोचिए। तभी इस ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। अनुभूत सूत्रों से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि उसके पीछे ठोस कोई कारण आप नहीं दे सकें। यह काम कहने तक तो आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल, क्योंकि विमानन उद्योग को पूरी सुविधाएं मिली हुई हैं। एरोनॉटिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और दूसरे सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। इसलिए 2 सीटर हवाई जहाज के साथ आज 700-800 सीटर हवाई जहाज उड़ रहे हैं। लेकिन ज्योतिष के साथ ऐसा नहीं है। और जो कुछ तथाकथित ज्योतिष महाविद्यालय खुले हुए भी हैं, वहां पर क्या सिखाया जाता है यह आपको भी भली भांति मालूम है। वही रटे रटाए किताबों के क्वेश्चन आंसर बना के और डिप्लोमा डिग्री दे दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक सज्जन का फोन आया था कि मैं 4-5 जगह से कोर्स कर चुका हूं, लेकिन सटीकता मुझे मिलती नहीं है। तो किताबों में कहाँ सटीकता है? इस पर तो ठोस आधार पर कार्रवाई करनी होगी, ठोस आधार पर खोजना होगा, तभी जाकर आप सत्य तक पहुंच पाएंगे। इस तरह के अनुभूत सूत्रों से तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। एक में गिरेंगे, दूसरे में उलझ जाएंगे, दूसरे में गिरेंगे, तीसरे में उलझ जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है। खैर, अभी तो हमें अपने सीमित संसाधनों से ही इस पर काम करना होगा और अभी ये एक बहुत छोटी शुरुआत होगी, लेकिन भविष्य में यही छोटी शुरुआत बड़ी बन जाएगी।
कोई भी पेड़ जब लगाया जाता है बहुत छोटा होता है, लेकिन कालांतर में जाकर वह एक विशाल पेड़ बन जाता है। आपको एक सूत्र बताता हूँ, आप इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए यदि ज्योतिष पर काम करेंगे तो आप अवश्य सफलता तक पहुंच जाएंगे और नया कुछ खोज पाएंगे। आप किसी भी सूत्र पर काम करें या आपसे कोई भी यह कहे कि कुंभ राशि में स्थित गुरु उच्च के जैसे फल देता है, धार्मिक बना देता है, विचारवान बना देता है और हमेशा ही शुभ होता है, तो इसके पीछे क्यों को ले आइए, वह क्यों ऐसा करता है इसको अपने अंदर पैदा कीजिए। सामने वाला कोई कहता है तो उससे पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, या सामने वाला नहीं आपको जवाब देता है तो आप स्वयं अपने अंतर्मन में इन सूत्रों के पीछे के जो कारण हैं उसको क्यों के रूप में जिंदा रखिए। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यदि आपकी यह आदत पड़ गई क्यों वाली, तो फिर निश्चित ही आप कुछ नया खोज लेंगे। याद रखिए, इस भौतिक संसार में कुछ भी एक तरफा नहीं होता है, बल्कि द्वैत के बिना यह संसार ही नहीं चल सकता। और हवाई जहाज भी इसी द्वैत के सिद्धांत पर हवा में उड़ान भर पाता है। टेक ऑफ के समय जब हवा उसके इंजनों द्वारा नीचे की तरफ बहने लगती है तो प्लेन आकाश में हवा में उठ जाता है। सिंपल सा कायदा है, हवा नीचे आई उसके प्रेशर से वो ऊपर गया, द्वैत है। और इसी नीचे की तरफ हवा को धकेलने की वजह से प्लेन को लिफ्ट मिल जाती है और वो हवा में तैरता रहता है। तो ज्योतिष को भी यदि आप विज्ञान मानते हैं और आपको इस दिशा में कुछ काम करना है तो इस सिद्धांत को मत भूलिए। कोई भी ग्रह एक जैसे शुभ या केवल अशुभ फल ही नहीं देता, और यह द्वैत का सिद्धांत उनके साथ भी काम करेगा, अन्यथा फिर यह विज्ञान नहीं हो सकता। यदि गुरु सदा शुभ ही शुभ फल दे रहे हैं तो फिर वो विज्ञान का हिस्सा नहीं है। चाहे कोई भी ग्रह हो तो फिर वह विज्ञान का विषय नहीं है। फिर आप इसको विज्ञान मानने की गलती नहीं करें। और अगर आप इसे विज्ञान मानते हैं, साइंस मानते हैं, तो यह द्वैत गुरु में भी मौजूद रहेगा, हर ग्रह में मौजूद रहेगा। इस बात को मत भूलिए। आपको तथाकथित कोई भी ज्ञानी गुरु यह बात कहे कि इस ग्रह के ऐसे ऐसे फल हैं, तो आप उसे बिल्कुल मत मानिए जब तक कि वह आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए। याद रखिए, यहाँ पर कोई भी गुरु नहीं है और कोई भी शिष्य नहीं है। और गुरुओं ने तो यहाँ शोरूम खोल रखे हैं और आप शिष्य नहीं, आप केवल उनके ग्राहक मात्र हैं। यदि आपको ज्योतिष में कुछ नया खोजना है, नया पाना है और उस पर काम करना है तो किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल गुरु मिलना मुश्किल है। वह पुरानी गुरुकुल की परंपरा तो समाप्त ही हो चुकी है। इसलिए आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। हाँ, मीठी मीठी वाणी और सुंदर वेशभूषा से युक्त गुरु घंटाल आपको जरूर मिल जाएंगे और उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रखिए, यहाँ हम सब एक दूसरे के साथी हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, जो एक रास्ते पर यानी ज्योतिष में कुछ खोजने के रास्ते पर इकट्ठे चल रहे हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज मुझे गुरु का संबोधन नहीं दें। मैं आपका साथी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। और इस साथी होने के नाते हम अपने अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं। आप अपने अंतर्मन को टटोलिए, आप स्वयं ही अपने गुरु हैं। आपको अपना असली गुरु आपके अंदर ही मिलेगा, वहीं पर टटोलिए। बस खाली तर्क और जिज्ञासा आप पैदा कर लीजिए अंदर, फिर आपका गुरु आपके अंदर ही बैठा है। अब आइए, कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु की सभी भावों में क्या स्थिति होगी, क्या फल देंगे, इस पर बात कर लेते हैं, जिससे यह जो अनुभूत सूत्र दिया गया है उसकी सच्चाई पता चल सके। और कुंभ राशि में बैठा हुआ गुरु कितने उच्च के फल देता है और कितना विचारवान बनाता है, इसका भी पता लग जाएगा। और एक निवेदन उन सब से कर दूं जो यह कहते फिरेंगे कि इतने मिनट बाद वीडियो शुरू हुआ, तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यह कुछ लंबा होने वाला है और आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा नहीं। तो आप वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। अब देखिए, मेष लगन में यदि गुरु कुंभ राशि में होगा तो 11वें भाव में बैठा होगा और यह नवमेष होगा।
तो नवम भाव का लाभ तो इस जातक को मिलेगा ही, क्योंकि नवमेश होकर यह एकादश भाव में बैठा है। और नवमेश का एकादश भाव में बैठना द्विविवाह का सूचक भी होता है, यानी दूसरे विवाह का सूचक भी होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो यदि सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश यानी यहाँ पर शुक्र सप्तमेश होगा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह जीवन साथी से वियोग का संकेत भी समझना चाहिए। और यदि सप्तमेश की स्थिति ठीक है तो फिर ये दोनों पति पत्नी कमाऊ होंगे, यानी पति भी कमाएगा और पत्नी भी कमाने वाली होगी। इसका यही मतलब होता है। यहाँ गुरु की उच्च राशि कर्क चतुर्थ भाव में है और गुरु अपनी उच्च राशि से अष्टम भाव पर बैठे हैं और नवमेश ये स्वयं है ही। चतुर्थ में उच्च है तो घर में माता का प्रभाव ज्यादा रहेगा और यही दशा यानी इस गुरु की दशा बचपन में आ जाए तो जातक को चोट दुर्घटना का भय भी रहेगा। और शिक्षा काल में यह दशा आई तो शिक्षा बहुत उत्तम रीति से पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यदि रोजगार के समय यह दशा आए तो जातक के रोजगार में उतार चढ़ाव अवश्य होगा और यह उतार चढ़ाव आदि दशा काल तक रहेगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाता है। और यह जातक इस दशा के समय विवाहित है तो इसके हाथ से धन संग्रह नहीं हो पाएगा, धन संग्रह इसकी माता या पत्नी के हाथों ही होगा। और इस गुरु की मेष लग्न में 11वें भाव स्थित कुंभ के गुरु की एक विशेषता है कि ऐसा जातक यदि शिक्षण के क्षेत्र में जुड़ जाए तो अपने रोजगार में वह बहुत परेशान रहेगा। शिक्षण के क्षेत्र में यह गुरु सफल नहीं होने देता है, कोई विचारक नहीं बनने देता है। तो ये तो हुई मेष लग्न में कुंभ राशि स्थित एकादश भाव के गुरु के फलों के बारे में बात। आइए अब वृक लग्न में देखते हैं। वृक लग्न में कुंभ राशि में यदि गुरु बैठा हो तो वह क्या फल देगा। तो वृक लग्न में गुरु कुंभ राशि में होगा तो वह दसम भाव में होगा और तीसरे भाव में गुरु की उच्च राशि कर्क पड़ रही है और उच्च से तो हमेशा ही कुंभ का गुरु अष्टम होगा, यहाँ भी 8वें ही हैं, यानी कुल मिलाकर तीसरा और 8वां 2 भाव बढ़ रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा। जातक के छोटे भाई बहन और इसका स्वयं का क्रोध ये इसके लिए परेशानी खड़े करने वाले साबित होंगे। धन उधारी में फंसेगा, हर काम में विघ्न रहेंगे और जातक की ससुराल की स्थिति भी कमजोर रहेगी। और ऐसा जातक किसी न किसी व्यसन का भी शिकार अवश्य हो जाता है, भले किसी भी तरह का व्यसन हो, किसी भी व्यसन का शिकार अवश्य होगा। और किसी पैतृक संपत्ति की वजह से ताऊ चाचा या बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब करवा देता है। आलस्य, जिद, रहस्यवादी प्रकृति, कुछ इस तरह का इसका स्वभाव होता है। पैतृक संपत्ति टिक नहीं पाती। छोटे भाई बहन और नौकर चाकर भी इसके जी का जंजाल ही साबित होते हैं, उनसे कुछ फायदा यह ले नहीं पाता, उल्टे इसके लिए परेशानी का सबब ही बनते हैं और इसका सामाजिक दायरा भी बहुत कम रहता है। तो ये हमने बात की वृक लग्न में कुंभ राशि स्थित दसम भाव गुरु की। आइए अब मिथुन लग्न में यदि कुंभ राशि में गुरु हो तो उसके क्या फल होंगे। तो यहाँ गुरु मिथुन लग्न में कुंभ राशि में होंगे तो नवम भाव में होंगे और यहाँ पर गुरु सप्तमेश हो जाते हैं, जो कि अपने स्वयं के भाव से तीसरे और अपनी उच्च राशि कर्क जो कि दूसरे भाव में है उससे तो 8वें होंगे ही। अब इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे जातक का आध्यात्मिक पक्ष बहुत कमजोर रहता है, यह भोगों में ज्यादा रुचि रखता है और ऐसा जातक किसी की नौकरी या अधीनता पसंद नहीं करता, लेकिन ज्योतिष के प्रति यह बहुत रुचिवान रहता है और गाहे बगाहे इसको विदेश जाने का अवसर भी मिल जाता है। स्वभाव से खर्चीली प्रवृत्ति का होता है और यह जो खर्च करता जाता है त्यों तो इसकी इनकम बढ़ती जाती है और खर्च करता जाता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, साथ ही साथ इसकी उन्नति के मार्ग भी खुलने लगते हैं और इसमें क्रियाशीलता अधिक रहती है। स्वभाव में इसके एक उतावलापन रहता है। आइए अब जानते हैं कर्क लग्न में कुंभ राशि में यदि गुरु हो तो यह अष्टम भाव में होगा। इस स्थिति में लग्न में ही इनकी उच्च राशि है तो लग्न एक्टिव होगा और वहां से दूरी वही अष्टम भाव की है तो अष्टम भी यहाँ पर एक्टिव होगा और षष्ठेश ये स्वयं है। षष्ठेश होने के नाते छठे भाव का दायित्व इनके ऊपर ही है। ऐसे में शारीरिक रोग, टांगों में व्याधि, गुस्सा और उग्रता जैसे परिणाम मिलते हैं। ताऊ चाचा, बड़े भाई बहन इनसे संबंध खराब करवा देता है, आर्थिक हालत खराब रखेगा और किसी न किसी सरकारी दंड, जुर्माना, पेनल्टी यह भी इनकी दशा काल में भोगना पड़ेगा और पारिवारिक वातावरण भी तनाव युक्त रहता है और अपनी दशा काल में
यह किसी न किसी लंबी अवधि के रोगों में भी धकेल देता है। अब इसके बाद आइए सिंह लगन में यदि कुंभ राशि में गुरु बैठा हो उसकी बात कर लेते हैं। तो इस स्थिति में गुरु सिंह लगन में 7वें भाव में होंगे, जो कि यहाँ पर स्वयं पंचमेश हैं। अब यहाँ अपने भाव से तो तृतीय हैं, जैसा कि कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु की अपने स्वयं के भाव से तीसरी स्थिति होती है और उच्च से अष्टम होती है, वैसे ही यहाँ पर भी पंचमेश होकर अपने भाव से तृतीय हैं और अपने उच्च जो कि द्वादश भाव में है वहां से अष्टम हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इस स्थिति में ये क्या परिणाम देंगे। अब यहाँ चूंकि पंचमेश हैं तो यह जातक खेल कूद, नाटक या किसी कला का शौकीन अवश्य होगा, और अपनी नीच राशि से दूसरे बैठे हैं तो इनकी दशा काल में आर्थिक स्थिति कमजोर करेंगे। और यह जातक यदि इस गुरु की दशा काल में नौकरी करता हो अथवा इसको कन्या संतान हो चुकी हो तो यह दशा इसे और भी परेशान करेगी। बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब करवा देता है। और इस दशा काल में यदि यह जातक सम्मिलित परिवार में रहता हो तो भी चिंता परेशानियां इसके गले लगे ही रहेंगी। लेकिन यह परिवार से अलग रहता हो या परिवार से दूर चला जाए तो फिर यह दशा इसको अच्छी व्यतीत होती है। तो यह हमने बात की सिंह लगन में कुंभ राशि स्थित गुरु के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में राशि में यदि गुरु बैठे हों तो वो क्या फल देंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि पड़ेगी 6ठे भाव में और गुरु की उच्च राशि पड़ रही है 11वें भाव में। दूरी उच्च से वही 8वीं और स्वयं चतुर्थेश होकर अपने भाव से तीसरे हैं, यानी तीसरा और 8वां तो कुंभ के गुरु के साथ जुड़ा हुआ ही है। तो अपनी दशा काल में यह गुरु आर्थिक कष्ट, संघर्ष और परेशानियां बढ़ा देंगे। कोई न कोई चिंता हमेशा लगी रहेगी, यानी जीवन का आनंद नहीं ले पाता यह जातक इस गुरु की दशा में। और इस गुरु की दशा में जातक शारीरिक मेहनत करने पर मजबूर हो जाएगा और जितना अधिक शारीरिक मेहनत करेगा सुख इसके हाथों से उतना ही फिसलता चला जाएगा। धन और सुख दोनों शारीरिक मेहनत से इसको नहीं मिल सकते, बल्कि शारीरिक मेहनत करने पर धन और सुख इससे दूर होंगे। छाती व टांगों के रोगों की संभावना बना देगा। अगर ऋण ले ले तो वो ऋण इसके जी का जंजाल बन जाएगा। ताऊ, चाचा, बड़े भाई बहन इनके जीवन पर भी संकट रहेगा। तो कन्या लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु कुछ ऐसा फल देता है। आइए अब बात करते हैं तुला लग्न में यदि कुंभ राशि में गुरु स्थित हो तो वह क्या फल देगा। अब यहाँ पर तृतीयेश हो जाते हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं यानी पंचम भाव में, तो अपने भाव से तृतीय हो गए और इनकी उच्च राशि कर्क पड़ेगी 10वें भाव में और 10वें से अष्टम हो जाएंगे। तो यह गुरु सबसे पहले तो परिवार में विघटन करवाएगा। परिवार एकजुट नहीं रह पाता और जातक को संघर्ष करवाता है। धन के लिए तो यह गुरु जातक को संघर्ष करवाएगा, लेकिन यदि जातक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहता है तो यह गुरु उसको बहुत सहायता देगा। आध्यात्मिक उत्थान के लिए यह गुरु की श्रेष्ठ स्थिति है। परिवार बढ़ने में दिक्कत देगा और धन बहुत संघर्ष के बाद ही मिल पाता है। इतनी आसानी से नहीं देता, बल्कि पचा पचा कर धन देता है। जातक में द्वंद की स्थिति पैदा कर देता है, उसका भ्रम बढ़ा देता है। कुल मिलाकर गुरु यहाँ भी सांसारिक मामले में कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता। कुल मिलाकर यह द्वंद और परेशानियां ही बढ़ाता है। सिर्फ जिनको आध्यात्मिकता की ओर जाना है उनके लिए तो यह स्थिति अच्छी है, पर सांसारिक रूप से गुरु की यह स्थिति भी ठीक नहीं है। आइए अब वृश्चिक लग्न में देखते हैं कुंभ राशि स्थित गुरु के क्या फल होते हैं। यहाँ पर यह द्वितीयेश हो जाते हैं। कुंभ राशि यानी चौथे भाव में बैठे हैं, अपने भाव से तीसरे, और इनकी उच्च पड़ेगी 9वें भाव में और 9वें भाव से वही अष्टम। माने हर लग्न में कुंभ राशि के गुरु की तीसरी और 8वीं यह स्थिति तो रहेगी ही। और यहाँ गुरु द्वितीयेश होकर अपने भाव से तृतीय बैठे हैं, तो यह जातक जिज्ञासु तो होगा लेकिन भाग्य भरोसे बैठे रहने वाला होगा। और वैसे भी इसमें कोई बहुत ज्यादा आशाएं इच्छाएं नहीं होती हैं। बड़े भाई बहनों से इसके संबंध खराब हो जाते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ रहकर ये जातक जीवन के सुखों से भी वंचित रहता है। यानी बड़े भाई बहनों के साथ रहना
इसको सांसारिक सुखों के लिए कष्टप्रद ही होता है। यदि उनसे दूर चला जाए फिर जीवन में यह सुख भी पा लेता है। विदेश जाने के योग भी यह गुरु बना देता है। और यहाँ द्वितीय होकर अपने भाव से तीसरा बैठा है, इसलिए ज्योतिष कर्म करने के लिए भी यह एक उपयुक्त स्थिति बना देता है और ज्योतिष के कर्म में ऐसे जातक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर गुरु अपने नीच भाव से दूसरे हैं, तीसरे भाव में इनकी नीच राशि मकर पड़ रही है और उससे दूसरे हैं, तो यह जातक धन तो कमाएगा, ज्योतिष में अच्छा धन कमाएगा, लेकिन उल्टे सीधे उपाय करके धन बहुत अच्छा कमा लेगा, लेकिन उपाय कुछ के कुछ करवाएगा और उससे धन कमाएगा। और इसी स्थिति के कारण माता से इस जातक को जो भी अपेक्षाएं होती हैं वह पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो कुछ इस तरह का फल वृश्चिक लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु देता है। आइए अब धनु लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु के फलों को जान लेते हैं। यहाँ पर गुरु लग्नेश हैं और कुंभ राशि में बैठेंगे तो तीसरे भाव में होंगे, यानी लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है और इनकी उच्च राशि कर्क अष्टम भाव में है और अपने उच्च से भी अष्टम है। तो ऐसा जातक मेहनती और स्वावलंबी होता है और इसकी कोई बहुत ज्यादा आशाएं आकांक्षाएं भी नहीं होती हैं और एक निश्चित ढर्रे पर इसका जीवन चलता है, यानी जो चल रहा है चलता रहता है। इसकी कोई इतनी आशाएं इच्छाएं और उम्मीदें नहीं होती कि यह उसके लिए कोई हाथ पैर मारे, बस जो चल रहा है वो चलने दीजिए। कुछ इस तरह की विचार शैली इसकी होती है और बड़े भाई बहनों से इसके संबंध प्राय अच्छे नहीं रह पाते हैं, पर इसमें एक उतावलापन सवार रहता है। परिवार के बढ़ने में भी यह गुरु दिक्कत परेशानियां देगा। नौकरी करना ये जातक पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरीवश करनी भी पड़ सकती है। लग्नेश होने के बावजूद भी यहाँ पर कुंभ राशि का गुरु अच्छे फल देने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो अब धनु लग्न के बाद बात करते हैं मकर लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु के। अब मकर लग्न में कुंभ राशि दूसरे भाव में ही पड़ेगी और यहाँ पर गुरु द्वादशेश हैं जो कि अपने भाव से तीसरे हैं। इनकी उच्च राशि 7वें भाव में है और 7वें भाव से ये 8वें बैठे हैं। तो ऐसा जातक खोजी मन मस्तिष्क और जिज्ञासु स्वभाव वाला होता है, तर्कशील होता है और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण इस जातक की शिक्षा यह गुरु पूर्ण करवा देते हैं। यदि शिक्षा काल में यह दशा आए या नक्षत्रपति हो तो इस जातक की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। अब लग्न में इनकी नीच राशि है तो जन्म स्थान पर रहकर यह उन्नति नहीं कर पाता। जब भी इसकी उन्नति होना होगी, भाग्य जब भी जोर मारेगा तब जन्म स्थान इसका अपने आप छूट जाता है। जन्म स्थान से दूर जाकर यह उन्नति कर लेता है और इसका जीवन साथी भी कमाऊ होता है, यानी उसके भी इनकम के कोई ना कोई सोर्स अवश्य रहते हैं। और इस जातक के अपने स्वयं के परिवार से यानी पितृ परिवार से अच्छे संबंध नहीं रह पाते, इसके ससुराल से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। स्वभाव से ये थोड़ा हठी और जिद्दी टाइप का होता है। तो कुछ इस तरह के फल मकर लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु के मिलते हैं। आइए अब कुंभ लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु के फलों के बारे में बात करते हैं। अब कुंभ राशि यहाँ लग्न में ही पड़ेगी और गुरु यहाँ पर एकादशेश होंगे जो कि अपने भाव से तृतीय और उच्च जो कि छठे भाव में है वहां से अष्टम हो जाएंगे। कुंभ राशि के गुरु के लिए यह तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो भाव से तृतीय और उच्च से अष्टम होंगे ही। इसीलिए कुंभ राशि का गुरु किसी को कुछ भी नहीं देता है। यह पूरी बकवास फैलने वाली बात है कि यह विचारवान बनाता है, सदा शुभ होता है। इससे ज्यादा तथ्यहीन और भ्रामक कुछ हो नहीं सकता। खैर आइए बात करते हैं, हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एकादशेश हैं और अपने भाव से तीसरे हैं। तो इन जातकों में लोभ, लालच, छल, कपट और तृष्णा का भाव यह हद से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। थोड़े से इनको संतुष्टि नहीं मिलती, इनको बहुत ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए। और प्रोफेशन के तौर पर अमूमन इनको नौकरी ही करना पड़ती है या पारिवारिक धंधे में, पैतृक व्यवसाय में भी हो सकते हैं, यानी अधीनता रहती ही है। और घर में भी इनसे सदस्यों का मनोमालिन्य बना ही रहता है, क्योंकि इस जातक में स्वार्थ की भावना बहुत बलवती रहती है। यह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। इसी वजह से पारिवारिक सदस्यों से भी
इसकी पटरी नहीं खाती है। स्वभाव से पूरा कृपण होता है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, कुछ इस सिद्धांत को फॉलो करता है। शिक्षा के समय दशा आए तो शिक्षा इसकी ठीक ठाक हो जाती है, उसमें कोई विघ्न नहीं आता, और धर्म कर्म में भी इसकी कोई ज्यादा रुचि नहीं होती है। बस इसका कुल मिलाकर स्वार्थ सर्वोपरि होता है, यानी ये तरजीह स्वार्थ को ही देता है। अपना काम निकलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाएं। आप इसे एक तरह का शरारती या पंगेबाज भी कह सकते हैं। आइए अब अंत में मीन लग्न में कुंभ राशि स्थित गुरु के बारे में जान लेते हैं। मीन लग्न में गुरु दशमेश हो जाएंगे स्वाभाविक तौर पर, और कुंभ राशि में हैं तो द्वादश भाव में ही बैठे होंगे, वही अपने भाव से तीसरे, उच्च से 8वें, और इनकी उच्च पड़ रही है पंचम भाव में। तो इन जातकों को अपने परिवार के साथ रहकर सफलता नहीं मिलती है। ये परिवार से दूर चले जाएं, फिर इनको सफलता मिल जाती है। और अक्सर ऐसे जातक बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं और उसी की वजह से नुकसान भी उठाते हैं। इनके नुकसान का सबसे बड़ा एक कारण यही होता है कि ये बिना सोचे विचारे कुछ भी कर डालता है। अब देखिए, यहाँ पर गुरु एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि जातक को यदि जीवन का आनंद चाहिए तो उसे अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, और इच्छाओं को रखे तो जीवन के आनंद को त्यागना पड़ेगा। यह गुरु की ऐसी विकट स्थिति हो जाती है कि या तो वो इच्छाएं रख ले, जीवन के आनंद को त्याग दे, या जीवन का आनंद ले ले और इच्छाओं को त्याग दे। इन जातकों को यदि कन्या संतान हो जाए तो इनकी स्थिति अच्छी रहती है, कोई कष्ट नहीं आता। लेकिन यदि कहीं पुत्र संतान हो गया तो दिक्कत परेशानियां बनी रहेंगी। और ये जातक यदि ब्राह्मणत्व के कर्म से जुड़ जाए, ब्राह्मणत्व के कर्म से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो पंडिताई करने लग जाए, शिक्षण से जुड़ जाए, ज्ञान लेने और देने से जुड़ जाए, तो ये बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह सबसे उपयुक्त धंधा है इन जातकों के लिए। सबसे अधिक सहायक यही ब्राह्मणत्व वाला कर्म ही इनके लिए सहायक सिद्ध होता है। यहाँ तक हमने कुंभ राशि स्थित गुरु की सभी लग्नों के फलों के बारे में बात की। अब आप स्वयं आकलन कीजिए कि कुंभ राशि में बैठा हुआ यह गुरु कितना शुभ है और कितना धार्मिक बनाता है। और हमारी बात पर भी, हमने अभी जो पीछे बात की है उस पर भी विश्वास तब तक मत कीजिए। आपके पास जितनी कुंडलियां हैं उन सब पर इनको आजमाइए, देखिए जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने गुरु की दशा भोग ली, आप उनके ऊपर विचार कीजिए और उसके बाद इस पर विश्वास कीजिए। और यह आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अब हमने यहाँ पर आपको कुंभ राशि स्थित गुरु के फल सभी लग्नों के बता दिए हैं। अब आप अपना स्वयं का तर्क लगाकर इसके पीछे के क्यों का जवाब तलाश कीजिए कि ऐसे फल दे रहा है तो क्यों दे रहा है। और जब आप इस क्यों पर विचार करेंगे तो आपको 100% सही सटीक उत्तर अवश्य मिलेगा, और वही आपकी सफलता होगी, और वही आपको एक कदम और आगे ले जाएगा। और कुंभ राशि के गुरु को शुभ और धार्मिक बताने वाले लोग कितना बड़ा भ्रम परोस रहे हैं, यह आप स्वयं जान पाएंगे। खाली मीठी जबान और सुंदर वेशभूषा धारण कर लेने भर से आप सत्य को नहीं पा सकते। सत्य पाने के लिए स्वयं अपने अंतर्मन में कुछ खोज करनी पड़ेगी, बातों पर विचार करना पड़ेगा। पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों को परोसकर भ्रमित करने वाला काम है। सत्य को जानने के लिए हमको अपने अंदर तर्क और जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम सत्य को ढूंढ सकते हैं। खाली गुरुजी ने कह दिया और आपने मान लिया तो यह आपकी दृष्टि नहीं होगी। यह तो जो गुरुजी ने आपको कह दिया वो दृष्टि है। आप पिछलग्गू बन गए, तो आप पिछलग्गू क्यों बनते हैं, स्वयं तलाशिए। अब गुरुजी स्वयं गुरु घंटाल हैं तो आपको क्या दे देंगे। आप स्वयं भी अपना समय व्यर्थ नष्ट करेंगे और एक गलत रास्ता पकड़ लेंगे। मैंने इससे बड़ा झूठ भ्रम फैलाते आज तक नहीं देखा कि कुंभ राशि के गुरु के बारे में ऐसी बात कही जाए, और इसी वजह से विवश होकर मुझे यह बात आप लोगों से शेयर करनी पड़ रही है। अब आप देखिए, स्वराशि से तीसरा, उच्च राशि से 8वां, तीसरा और 8वां एक्टिव है। यह आपको क्या दे देगा, सोचने की बात है। किसी बात को अनुभूत सूत्र बताकर परोसना, और वो भी टोटल ऐसे ही जैसे दिन को रात या रात को हम दिन कहें,
यह गले नहीं उतरेगी, आपको भी नहीं उतरेगी यदि आप विचार करेंगे तो। भले ही आप कितना ही जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ये बात आपको गले से उतरने वाली नहीं है। खाली अनुभूत सूत्र बता देने भर से थोड़ी सूत्र अनुभूत हो जाएंगे। लगता है अब आज का वीडियो काफी लंबा हो गया दिखता है। ज्योतिष के बारे में इस तरह के उल जलूल मन गढ़ंत सूत्र सुनकर काफी दुख हुआ। पहले से ही यह ज्ञान लुप्त प्राय सा है और हम इसी को इस तरह परोसेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करे और ज्योतिष की महिमा है उसको और कम कर दे। इस वजह से आज काफी दुख हुआ। फिर भी सत्य कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए आपसे इतनी बात की। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।